बड़ा होता है किसके मुकाबले में, सीवी के मुकाबले में। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, आर के। ये हमारे पास इक्वेशन। अब एक और वैल्यू पढ़ाई जाती है, आर। ये एक कांस्टेंट होता है, एक रेशियो होता है। ये किसका रेशियो होता है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक रेशियो होता है जो आपके पास डिफरेंट गैसेस के लिए लिया जाता है, जैसे कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। आप लोग ये चीज याद रखना, ये रेशियो आपके पास इंटर के अंदर मौजूद नहीं है, आपकी इंटर की फिजिक्स के अंदर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ पंजाब बोर्ड या इस साइड पढ़ाया जाता है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मोनोएटॉमिक के लिए इस आर की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1.69। और अगर देखा जाए डायटॉमिक के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 1.40। एंड पॉलीएटॉमिक के लिए जो आपके पास, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है 1.33 होती है। अगर कभी भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो एक इक्वेशन याद रखना कि सी आपके पास जो आर है, आर मोनो के लिए वो बड़ा होता है आर डायटॉमिक गैस के लिए, एंड आर और ज्यादा बड़ा होता है किससे, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। ये कंडीशन याद रखना कि मोनोटॉमिक के लिए आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपके पास इक्वेशन आपके सामने बना रहा हूं, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस के लिए आर की वैल्यू ज्यादा होती है और कौन सी गैस के लिए आर की वैल्यू कम होती है। ये चीज मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। अब आते हैं स्टूडेंट, Cp बराबर है आर अपॉन आर माइनस वन, और Cv बराबर है आर अपॉन आर माइनस वन, और Cp बराबर है आर इंटू आर, आर माइनस वन। ये एक रिलेशन बताया गया है कैपिटल आर का स्मॉल आर से। अब ये कैपिटल आर का स्मॉल आर से रिलेशन कैसे बनाए, तो आप इस सबसे ऊपर ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि सर Cp माइनस Cv किसके बराबर है, आप कहेंगे कैपिटल आर के। और इस इक्वेशन को अगर ड्राइव करूं तो ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, आप सीवी को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय सीवी हो जाएगा। आप कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप कहेंगे पुट सीपी इन इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो आप कहेंगे सीपी बराबर है आर सीवी। अच्छा, मैंने सीपी की वैल्यू पुट की है, ये आपके पास क्या बन गया, आर सीवी। साइड यहां पर क्या लिखा हुआ है, सीवी है, ये लिखा हुआ है कैपिटल आर। इसमें से सीवी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, आर माइनस वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर के। दैट्स व्हाई सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस। ये इक्वेशन आ गया आपके सामने। तो आप ये देखें स्टूडेंट, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैंने इक्वेशन बनाई, और ये वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा उसके बाद सीवी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर कैपिटल आर अपॉन आर माइनस वन, जो ये लिखी वैल्यू। और इस सीवी की वैल्यू वापस अगर मैं वापस इस जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो आप कहेंगे सर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो आपके पास सीपी का जो आंसर आएगा सिर्फ कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेकंड नंबर बन जाएगी। तो आप एक काम करें, ये वाली इक्वेशन को वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ही बन जाएगी। तो ये आपके पास स्मॉल आर और कैपिटल आर के दरमियान एक रिलेशन है जो आपको मैंने समझाया। अब ये तो हमारे पास कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं हीट इंजन की तरफ। हीट इंजन की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है कि ये हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है, दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कैसे हीट एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपके पास ये सोर्स है, सोर्स वो हिस्सा जहां पर आपके पास एक्सेस अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, और ये आपका हीट इंजन है जिससे आपने वर्क हासिल करना है, आउटपुट वर्क हासिल करना है, और ये वो हिस्सा है जहां पर हीट लॉस होती है, एक्सट्रैक्ट होती है। अब आपको बता देना चाहता हूं, आप कोई भी गाड़ी को, किसी भी इंजन को चलाते हो, कोई भी गाड़ी या कोई भी आपके पास कार, रेलगाड़ी, जहाज, कोई भी इंजन चलता है, याद रखना वो इंजन जब वो हीट इंजन जब हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को जगह से एब्जॉर्ब करता है, सोर्स से जब वो हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसमें काफी सारा हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो जाता है वर्क के अंदर, बट कुछ अमाउंट एनर्जी वहां पर लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, साउंड एंड वेरियस फॉर्म में एनर्जी जाया होती है। ये बता देना चाहता हूं कि हीट इंजन का अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हीट इंजन वो आपके पास डिवाइस है जिसका काम है हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, आपके पास वर्क के अंदर। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन।
अब एक बात बता दूं कि हीट इंजन में हीट हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करती हुई जा रही है और हम वर्क हासिल करते हैं। बट आपको बता देना चाहता हूं, नेचुरली अगर हीट का फ्लो देखें तो वो हॉट टू कोल्ड होता है, हॉट टू कोल्ड होता है, उसमें आपको वर्क मिलता है। बट अगर कोई कहे कि इज इट पॉसिबल कि क्या हम हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो करा सकते हैं, अब आप कहेंगे सर कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को कैसे फ्लो कराएंगे, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा हीट पंप। हीट पंप या दूसरे लफ्जों में कहो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हीट पंप क्या होता है कि ये कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और जाकर बाहर थ्रो कर देता है हॉट बॉडी की तरफ। राइट नाउ अगर इस कमरे के में स्प्लिट एसी चल रहा है तो ये स्प्लिट एसी एज अ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के तौर पे काम कर रहा है। ये क्या करता है, इस कमरे के अंदर जितनी भी हीट है यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर जहां आउटर लगाया हुआ है वहां पर उसको बाहर फेंक देगा। बट ये शर्त यह है कि इसको आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क की फॉर्म। इसका मकसद है कि अगर रेफ्रिजरेटर से काम लेना है, रेफ्रिजरेटर को अगर हीट फ्लो करवानी है तो यू हैव टू डू सम टाइम ऑफ वर्क, उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये चीज याद रखना कि यहां पर मैंने एरो जो अंदर की तरफ रखा है और यहां पर एरो मैंने बाहर की तरफ रखा है। इसमें जब हीट हॉट से कोल्ड में फ्लो कर रही है तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है। और यहां पर आपने क्या किया है कि आपने वर्क या एनर्जी आपने सिस्टम को दी है, रेफ्रिजरेटर को दी है, ताकि रेफ्रिजरेटर वर्क करे, ताकि कोल्ड से हीट उठाकर कहां फेंक दे, हॉट बॉडी की तरफ। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये रूम कोल्ड क्यों हो रहा है, इसे इधर जो हीट है यहां से एक्सट्रैक्ट की जा रही है और जाकर बाहर फेंकी जा रही है, पर शर्त यह है कि हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। ये बात आपको बता दूं, आपके घर पे जो रेफ्रिजरेटर रखे हुए वो भी इसी तरह से ही काम करते हैं। एक बात बता देना चाहता हूं, उसका पर्पस भी यही है। तो ये क्या करते हैं, हीट को उठाते हैं कोल्ड बॉडी से एंड थ्रो कर देते हैं हॉट बॉडी की तरफ। अब ये दोनों आपने पढ़ा कि एक नॉर्मल जो हीट इंजन होता है वो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क के अंदर, बट ये बात बता दो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जाया कर देता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो हीट इंजन है आपके पास जो भी हीट मिल रही है उसे किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में, बट थोड़ी बहुत एनर्जी क्या कर देता है, जाया कर देता है। आपके आसपास जितने भी इंजन होते हैं ऐसा नहीं कि उसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी 100% का मतलब है कि जितनी आपने उसको इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात आपको बता दो, ये जो मैंने इंजन बनाया है ये आपकी तरह से रियल इंजन है, जो हम देख सकते हैं कि ये हीट तो एब्जॉर्ब करता है, ज्यादातर हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, बट कुछ हिस्सा किसमें जाया कर देगा, वो आपके पास हीट लॉस की फॉर्म में, हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट जाया हो रही है। अब सवाल यह आता है कि क्या ऐसा मुमकिन हो, ऐसा कोई मुमकिन है कि आपके पास हीट लॉस ना हो और सारी की सारी हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, वर्क के अंदर। ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है कि कोई हीट इंजन ऐसा बनाया जाए जो 100% हीट एब्जॉर्ब करे और 100% कन्वर्ट कर दे किससे, वर्क के अंदर। ऐसा कभी नहीं बन सकता। तो यही बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन ने बताई थी। केल्विन में उस यही कहना चाहता था कि हमारे पास कोई भी ऐसा आइडियल हीट इंजन नहीं है जो हीट सोर्स से एब्जॉर्ब तो करेगा और सारी की सारी किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर। इट मीन्स दैट कि देयर इज अ नो परफेक्ट और आइडियल हीट इंजन एग्जिस्ट इन अवर नेचर। ये बात आप बता दो कि ऐसा कोई हीट इंजन हम बना ही नहीं सकते जो हीट को एब्जॉर्ब तो करे और सारी की सारी हीट को किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर। Q1 क्या है, सारी हीट उठाए और सारी किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर। ऐसा अगर मुमकिन हो गया तो समझ जाओ कि आपके पास एक आइडियल हीट इंजन बन जाएगा। पर आइडियल हीट इंजन हमारे पास बनना इतना इजी नहीं है। हम कोई भी इंजन बनाएंगे बहुत ही लीस्ट अमाउंट पे एनर्जी जाया होती होती है। ये बात आप बता दो, लीस्ट अमाउंट पे एनर्जी, इसका मतलब है कि आप 99% तक एफिशिएंसी, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें जब आइडियल हीट इंजन की बात करेंगे तो इसमें हीट लॉस नहीं होगा, क्योंकि Q2 आपके पास क्या है, यहाँ हीट लॉस हो रहा है, ये नहीं होगा। और एफिशिएंसी आपको कितनी शो कराएगा, 100%। तो आपके पास आइडियल हीट इंजन की पहचान क्या है, ये तमाम हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसमें हीट लॉस नहीं होता और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। तो ये बातें याद रखना कि केल्विन कहना चाहता है कि नहीं, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बन सकता जो हीट को उठाकर इसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर, मतलब यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करे। अब इसी चीज को देखते हुए क्लॉसियस ने भी ये स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि क्या कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर बन सकता है, उसने कहा था कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनेगा जो हीट को कोल्ड से हॉट पे तो फ्लो कराए, हीट को कोल्ड से हॉट पे फ्लो कराए, बट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क।
मैं इस स्प्लिट एसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दूं, क्या मुमकिन है इस कमरे में से हीट को उठाकर बाहर फेंक दें? दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि ऐसा कोई हीट इंजन, ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर बन जाए जो हीट को कमरे से निकालकर बाहर तो फेंके, बट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई वर्क कराने की जरूरत ही ना पड़े, हम एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हीट को कोल्ड से हॉट पे फ्लो कराना है तो वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ना आइडियल हीट इंजन एग्जिस्ट करता है और ना आइडियल रेफ्रिजरेटर एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास केल्विन और क्लासिस की स्टेटमेंट थी। अब आते स्टूडेंट कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन बेसिकली, इसका नाम शादी कार्नोट था, इसने एक थ्योरेटिकल आइडियल हीट इंजन दिया था। बट आइडियल का यह मकसद नहीं कि इसकी एफिशिएंसी 100%, नो, इसकी एफिशिएंसी 100 से नीचे। ये इसको ऐसा मत कहना कि ये आइडियल हीट इंजन है, आइडियल हीट इंजन नहीं है, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% है, लेस देन 100% है। बड़ी बात आपको बता दूं कि कोई और इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रखता भाई, ये आपने मानना है। कार्नोट थ्योरम आपने आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, कार्नोट थ्योरम ये कहता है कि आपके पास आपके सराउंडिंग में कोई भी इंजन उठा लो, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब है जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी जो प्रोवाइड कर सकता है वो कौन सा इंजन है? कार्नोट इंजन। पर ये इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, सिर्फ इसे बताया गया है, बयान किया गया है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इंजन हो जिसे चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो रिजर्वायर चाहिए, एक हॉट रिजर्वायर जहां से हीट एब्जॉर्ब हो और दूसरा कोल्ड रिजर्वायर जहां से हीट आपके पास क्या हो, एक्सट्रैक्ट हो। ये बात आपको बता दूं तो आप कह सकते हो ऐसा कोई हीट इंजन हो तो हम उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। अब इस मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करने का तरीका क्या है? हम इस पूरे कार्नोट इंजन को चार मुख्तलिफ प्रोसेस में हमने क्या करना है? इनिशियली मुझे गैस को एक्सपेंड कराना होगा आइसोथर्मली। इसका मतलब है कि आपके पास इसे गैस को एक्सपेंड, मतलब कि दो दफा एक्सपेंड कराना है और दो दफा कंप्रेस कराना है और वापस उसी जगह पर हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए कार्नोट इंजन को एक रिवर्सिबल और साइक्लिक हीट इंजन कहा जाता है। ये बात आपको बता दूं, एक कार्नोट इंजन रिवर्सिबल और साइक्लिक हीट इंजन है। क्यों? क्योंकि ऐसा ये होता है कि जब हम इनिशियली सिस्टम को हीट करते हैं, मतलब कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कराने के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें क्या करना होता है कि आपके पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होता है? जीरो होता है। आपको कभी भी कर्व कुछ इस तरह से नजर आए तो कह देना कि सर दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। अब ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है कैसे पता चलेगा? इसमें ये एरो को देख लेना। अगर ये एरो प्रेशर एक्सिस से हटकर वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर ये एरो रिटर्न हो रहा है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल आपके पास एक्सपेंशन एंड दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बात आपको बता देना चाहता हूं। अब यहां पर इसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है वो जरा स्टीपर होता है, तो इसका मतलब है कि सर यहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और यहां पर एडियाबैटिक क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। और आपको मैंने कल ही बता दिया था कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो उसमें हीट फ्लो ना सिस्टम के अंदर जा सकती ना सिस्टम के बाहर आ सकती। तो ये ग्राफ याद रखना कि इसे हम नाम देते हैं एज अ साइक्लिक और रिवर्सिबल हीट इंजन। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट आपके पास इसमें से जो एमसीक्यूज निकाले जाते हैं वो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास सिस्टम आपके पास है, एक हीट इंजन आपके पास है जो कार्नोट इंजन है। इसमें दो रिजर्वायर है, इसका एक का नाम है हॉट रिजर्वायर, दूसरे का नाम है कोल्ड रिजर्वायर। इसकी हीट को Q1 कहते हैं, इसकी हीट को Q2 कहते हैं। भाई ये बता देना चाहता हूं Q1 वो हिस्सा है जो हीट एब्जॉर्ब को जाहिर करता है, जिसे हम इनपुट भी कह सकते हैं, और Q2 वो हिस्सा है जिसे हम हीट लॉस या हीट रिजेक्ट भी हम कह सकते हैं। और याद रखना डेल्टा डब्ल्यू वो हिस्सा है जहां से आपको आउटपुट मिलेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड, अगर एमसीक्यूज में कहे कि आप एक कार्नोट इंजन या हीट इंजन का आउटपुट निकालें, तो भाई आपने क्या करना है? हीट एब्जॉर्ब जो हो रही है उससे आपने माइनस कर देना है हीट लॉस से। तो Q1 माइनस Q2। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो आपके पास 1000 जूल है और 200 जूल क्या हुई? हीट लॉस हुई है। तो बताओ कि आउटपुट ऑफ कार्नोट इंजन क्या होगा? दैट मस्ट बी
1000 में से 200 माइनस करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 800 होगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि आपको कभी भी आउटपुट निकालना है तो इनपुट का मतलब है हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट लॉस। अगर हीट लॉस निकालना है तो हीट लॉस को वहां ले जाओ और आउटपुट के यहां जाओ, ये आपके सामने मिल सकता है। हीट लॉस अगर निकालना है कितना हीट लॉस हो Q2 की वैल्यू, तो इसको वहां ले जाओ, डेल्टा डब्ल्यू के यहां पर ले आओ। आप ये कर सकते हो कि उसमें से आउटपुट को माइनस कर दो, तब आपको हीट लॉस मिल जाएगा। अब आपको बता दूं, हीट वाले चैप्टर के अंदर एफिशिएंसी को जब हम पढ़ते हैं, एफिशिएंसी बेसिकली हम ये डिनोट करते हैं कि एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ज्यादातर परसेंटेज में मेजर करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, 100% लगा दिया। अब आपको ये समझाना चाहता हूं कि सर यहां पर आउटपुट के फॉर्म में क्या मिला हुआ है, वर्क। मैंने आपको बताया वर्क क्या है, वो आउटपुट को डिनोट कर रहा है, और Q1 किसको शो कर रहा है, इनपुट को डिनोट कर रहा है। ये वर्क आउटपुट को शो कर रहा है और Q1 किसको डिनोट करता है, इनपुट को डिनोट कर रहा है। अब आपको बता देना चाहता हूं, वर्क की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, वर्क किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी ले आ सकते हैं कि सर एफिशिएंसी का जो फार्मूला आता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये बात आपको बता दूं, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आपके पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ये हीट की फॉर्म में, अगर इसे टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट टेम्परेचर की फॉर्म में आपसे Q2 अपॉन Q1 का रेशियो बराबर कर देंगे T2 अपॉन T1 से। तो आप यहां पर T2 अपॉन T1 यहां लिखोगे, ये टेम्परेचर आपके पास गिवन है। अब ये चीज याद रखना, जो टेम्परेचर होंगे वो सेल्सियस में ना होने चाहिए। जब भी एफिशिएंसी निकालोगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, ये बात आपको बता दो। और एफिशिएंसी हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर। ये अक्सर एमसीक्यू इंजीनियरिंग वालों के पास आता है कि अगर मैं सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दूं, T1 इंक्रीज कर दूं, अगर मैं T1 इंक्रीज कर दूं तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर मैं T1 इंक्रीज कर दूं तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी ना, इंक्रीज लिखा हुआ ना। ये बात आपको बता दो, अगर T1 इंक्रीज करोगे एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज होगी, ये बात आप बता दो। और अगर T1 डिक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है एफिशिएंसी अगर देखें तो T1 की डायरेक्टली है। अब आप ये सोचेंगे सर ये तो इनवर्सली है, डायरेक्टली क्यों कह रहे हैं। बेटा एक बात जरा समझा दूं, जितना ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, उतनी छोटी होती जाएगी। और जब इसे 1 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा उतना ही बड़ा आएगा। 1 से जो माइनस कर रहे हैं वो आंसर बड़ा कर देगा। इसका मतलब है ये वैल्यू जितनी आपके पास छोटी होती जाएगी, आपके पास अगर ये वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी तो ये वैल्यू कम होना शुरू होगी, कम होना। तो 1 से जब माइनस करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो आप यहां 1 माइनस की वजह से कंडीशन को रिवर्स कर देना कि एफिशिएंसी सोर्स के टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है और सिंक के टेम्परेचर के साथ इनवर्सली है। ये पॉइंट बता दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 माइनस का है, तो ये पॉइंट बता दो कि 1 माइनस का जो इफेक्ट है ना, आप यहां पर कहेंगे सर अगर मैं T2 सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, T2 बढ़ाता हूं, नॉर्मली तो स्टूडेंट कहेगा एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए, पर आपको बता दूं T2 में इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और जब मैं इसे 1 से माइनस करूंगा तो ये मेरा आंसर उतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर एफिशिएंसी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फर्क याद रखना, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, जो आपके सामने इस चीज का फर्क आपको बताना चाहिए। आपके सामने पास पेपर के अंदर कई जगह पर इस तरह के एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे कि अगर सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर सिंक का टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा। तो ये तरीका जो मैंने आपको सिखाया ये अपने दिमाग पर रखना। अब लास्ट जो हमारे पास हिस्सा है जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी लाइक अ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल में हम देखते हैं तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूलर लेवल में कोई डिसऑर्डर देखेंगे या डिसऑर्डर आएगा तो याद रखना उस डिसऑर्डर को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी इंडिकेट करती है द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसके अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी का मकसद क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास इस 2 कप है, 2 गिलास है आपके पास, एक में आपके पास क्या है, हॉट वाटर है और दूसरे में क्या है, कोल्ड वाटर है।
हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का मकसद यह है कि इनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है। मेरे पास अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो मैं जरूर इससे वर्क हासिल कर सकता हूं, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। तो मेरे पास जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, इसका मतलब है एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, मेरे पास अभी अवेलेबल है एनर्जी, ताकि मैं कोई ना कोई वर्क हासिल कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों पानी को, इन दोनों हॉट एंड कोल्ड वाटर को अगर किसी एक बड़े टब के अंदर मिक्सअप कर दूं, और मिक्सअप करने के बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि क्या अब इस पानी से हम कोई वर्क हासिल कर सकते हैं? अब आप कहेंगे सर इस वाले पानी से हम क्या वर्क हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तो पानी दोनों मिक्सअप हो चुके हैं, इनका टेम्परेचर क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। अब जब ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो अब मुझे इससे वर्क हासिल करना है, सर दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज आपके पास मौजूद थी, आपके पास ऑर्डर में थी, अब वो डिसऑर्डर में आ चुकी है, अब वो एनर्जी आपके पास नहीं है जिससे आप वही वर्क हासिल कर सको। जो वर्क आप पहले हासिल कर सकते थे उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो उस दौरान से हो सकता था, पर जब आपने उसको आपस में मिक्स कर दिया, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बना दिया, तो अब आप उस वाटर से कोई भी वर्क हासिल नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है कि जो एनर्जी अवेलेबल थी अब वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है कि डेल्टा क्यू अपॉन टी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, और इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन इनवर्स। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, ये आपके पास क्या है, अब ये बात बता दो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, जनरल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन, आपके पास इवन के मोलर स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन और एंट्रोपी की डायमेंशन सबकी सेम है, बट आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन सेम नहीं है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन हटा देना, बाकी सबकी डायमेंशन यही आएगा आंसर। ये बात आपको बता दूं, और हमेशा आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो। देखो स्टूडेंट, यहां पर मैंने ब्लू और व्हाइट बॉल्स एक ऑर्डर में रखी हैं। अगर मैं इसको शेक करता हूं, शेक करने के बाद ये कौन सी हालत में आ जाएगी, डिसऑर्डर में आना शुरू हो जाएगी। इसके आप जितना से शेक करते रहेंगे डिसऑर्डर हमेशा कम नहीं होगा, उतना बढ़ेगा। इसका मतलब है आप किसी चीज को ऑर्डर में देखते हो, आप उसे हिलाना शुरू कर दे एंड देन देखें उसके अंदर डिसऑर्डर शुरू हो जाए। आप जितनी दफा उसको वर्क करते रहेंगे तो वो आपके पास वो चीज ऑर्डर की तरफ नहीं आएगी, वो हमेशा मजीद डिसऑर्डर की तरफ आती जाएगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपके पास ये डिसऑर्डर है, या आपके पास इंक्रीज होता है या फिर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके पास टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर हम चैप्टर एंड करते हैं।